जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1600 ईस्वी में, 1608 में, 1608 दो बार हो गया है, 1609। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंग्रेजों के द्वारा अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं या सी, 1608 ईस्वी में सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है? तो देखिए, मराठा राज्य का पहला संस्थापक थे वो छत्रपति शिवाजी थे और दूसरा संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह के, शाह आलम द्वितीय के, बहादुर शाह प्रथम के, मोहम्मद शाह। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था? औरंगजेब का, मोहम्मद शाह का, अकबर का और जहांगीर का। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अकबर, बिल्कुल सही जवाब है। यह 1556 से लेकर और 1605 ईस्वी तक ये शासन किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने अनुशंसा पर पड़ी थी? लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? अमृता पटेल, MS स्वामीनाथन, सी है BN राव, डी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये इसके सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के तो MS स्वामीनाथन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट कर दे। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और इलाहाबाद में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश था? बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का और 4 वर्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये देखिए, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था, पहली कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 तक पहली था। दूसरा था 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरा था 1961 से लेकर 1966 तक। और जो चौथा था वो 1969 से लेकर 1974 था। तो देखिए, 1969 से शुरू हुआ है और यहाँ पर समाप्त हुआ है तीसरा वो 1966। 3 के बीच में 3 वर्ष का डिफरेंस है, यही 3 वर्ष योजना अवकाश था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
10वां प्रश्न है आपके सामने कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। तो देखिए कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम पश्चिम से पूर्व दिशा में बताते हैं। सबसे पहले गुजरात में आती है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद से आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। पहला होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पर हो गया मिजोरम। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत किन किन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है? तो जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पाकिस्तान से करती है, पाकिस्तान के बाद यहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर चीन, चीन के बाद यहाँ पर आता है नेपाल से, नेपाल के बाद यहाँ पर भूटान से, भूटान के बाद फिर भूटान के बाद इधर म्यांमार, म्यांमार के बाद फिर यहाँ पर बांग्लादेश। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? समुद्र से रिलेटेड यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे नज़दीक कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीलंका। किस राज्य से सबसे नज़दीक है? तो तमिलनाडु से। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 61 से 99 मीटर, 61 मीटर, 52 मीटर और 78 मीटर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं 61 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जितने भी अक्रिय गैस होते हैं आवर्त सारणी के 18वें नंबर वर्ग में होते हैं, और 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो बताइए इसमें किसके छोड़कर सब में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। नियॉन, आर्गन, जेनॉन, हीलियम। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो हीलियम। हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है और इसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी आर्गन, जेनॉन, नियॉन इस सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 6%, 15%, 20%, 8%। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 8%, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि किस गैस से सरी मछली की तरह गंध आती है? मीथेन से, ओजोन से, हाइड्रोजन से, मिथाइल आइसोसाइनाइड से। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस गैस से सारी मछली की तरह गंध आती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ओजोन से, बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी, 2 गुनी, 4 गुनी और 8 गुनी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आधी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर जाते हैं? गुरुत्व के कारण, असंजक बल के कारण, केशिकत्व के कारण, असमंजक बल के कारण। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो किस बल के कारण ऐसा होता है? तो आसंजक बल के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहा है बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तांबा का, कांसा का, क्रोमियम का और निकेल का। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहा है, निकेल, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथियोलॉजी, अनीरोलॉजी, पॉलीलॉजी और कार्डियोलॉजी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अनीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, अनुच्छेद 14, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान में क्या मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 161। राज्यपाल को अधिकार है क्षमादान का, मृत्युदंड को छोड़कर सभी क्षमादान कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 93। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, अनुच्छेद 72, बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? भाग 18 में, भाग 19 में, भाग 20 में, भाग 22 में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, भाग 20, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 266 के 1, अनुच्छेद 266 के 2, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, अनुच्छेद 266 के 1, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? यहाँ पर 266 के 2 होगा। लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वहाँ पर देखे तो संचित निधि किस में था? तो 266 के 1 में। और जो लोक लेखा निधि है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 2 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? संचित निधि देख लिए, लोक लेखा निधि देख लिए और आकस्मिक निधि, ये तीनों लाइन से याद रखिएगा। 266 के प्रथम में है संचित निधि, 266 के 2 में है लोक लेखा निधि और 267 में है आकस्मिक निधि। ये तीनों लाइन से याद रखिएगा। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में, काहिरा में, ब्रुसेल्स में, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, यहाँ पर लियोन होगा, जो कि फ्रांस में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय, श्रीमती चार्ल्स बेक्के, डॉक्टर सुशीला नायर, माइकल थैचर और श्रीमती गांगुली बोस। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर सुशीला नायर, बिल्कुल सही जवाब है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो भारत भारती के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहा है, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दें। बुधापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? राइन नदी के, वोल्गा नदी, ड्यूब नदी और टेम्स नदी। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो ये हंगरी की राजधानी है। और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? तो ड्यूब नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 5, 6, 7 और 8। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार देने का प्रारंभ अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 ईस्वी में शुरू किए और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा के क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मलयालम किस राज्य की राजधानी है? केरल की, कर्नाटक की, तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश की। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? यह केरल की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केरल और पुडुचेरी, ये दोनों का राजभाषा है मलयालम। 34वां प्रश्न आपके सामने कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन था? बताइए यहाँ पर जो तीसरे अंपायर के द्वारा आउट प्रथम बल्लेबाज बताना है। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तीसरे अंपायर के द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले भारतीय विश्व के पहले बल्लेबाज कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, सरयू नदी। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? 1952 से, 1954 से, 1958 से, 1962 से। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 में। उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और सीवी रमन, ये 3 व्यक्ति को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? मृदंग से, वायलिन से, नाद स्वरम से और बीड़ा से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? यह नाद स्वरम से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी, ताप्ती नदी, यमुना नदी और गोमती नदी। बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न आपके सामने कि कटक किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, महानदी। बताइए 40वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो यह महानदी के किनारे बसा है। इस प्रकार से टोटल 40 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।